अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर और आपके लिए लेकर आया एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक मियाँ साहब के साथ, लॉ ऑफ क्वैशमेंट। चलते हैं मियाँ साहब के पास और पूछते हैं लॉ ऑफ क्वैशमेंट है क्या। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, हर दूसरे क्रिमिनल लॉयर जो हम काम करते हैं उनके पास जो भी क्लाइंट आता है जो खासतौर पर क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर हो, उसको लॉ ऑफ क्वैशमेंट का ज़रूर पता होता है। वो आके आपसे कहता है कि मेरी FIR क्वैश करा दें। उसकी लीगल टर्म तो क्वैश होगी, उसका फंडामेंटल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये सोचा आज आपसे पूछते हैं। तो आप बताइए कि क्या है लॉ ऑफ क्वैशमेंट। विशाल, अगर आप अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी देखो ना, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके और फिर पर्सनलाइज मैसेजेस भी कि क्वैशमेंट के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि क्वैशमेंट का जो लॉ है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज भी हुआ है, इवॉल्व भी हुआ है। और अगर आप इसको 70s की जजमेंट्स में देखें, 80s की जजमेंट, तो इसके जो डायनेमिक्स हैं कि जिन बेसिस पे क्वैश होना है किसी चीज़ ने, FIR ने, तो वो किस तरह होगा। सबसे पहले कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट मैं आप लोगों की दे दूं कि कैंसलेशन ऑफ FIR और डिस्चार्ज ऑफ FIR और डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज इज नॉट क्वैशमेंट। ठीक। क्योंकि जो लेजिस्लेटिव वर्क CRPC के अंदर यूज किया गया है वो या तो कैंसलेशन ऑफ FIR है या उसके अंदर डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज है। क्वैशमेंट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैकेनिज्म एंड यू कैन नॉट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि अगर आप प्रोसीजर लॉ देखें तो उसके अंदर उन दोनों रेमेडीज के लिए मैकेनिज्म डिफरेंट है, मोड डिफरेंट है, फिर जिन बेसिस पे FIR ने कैंसलेशन होनी है या डिस्चार्ज होना है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट, अथॉरिटीज भी डिफरेंट है, अथॉरिटीज भी डिफरेंट, एंड वी विल डिस्कस दैट इन सम अदर टाइम। जी। So, quashment is not a procedural mechanism. You will not find any of the provisions from CRPC. अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपकी ऑडियंस के लिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो मैकेनिज्म है और जो केस लॉज हैं और इस वीडियो को बनाने के अंदर जिन केस लॉज से हमने हेल्प ली है, आई विल मेंशन दैट एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट कि उसके अंदर डिस्कशन क्या थी, उसके अंदर रेशो क्या होल्ड किया गया और कौन क्या ग्राउंड्स और मैकेनिज्म। पाकिस्तान की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंगली लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिवीजन बेंच जजमेंट है, authored by the one and only, the great stalwart, His Lordship Mr. Justice Mansoor Ali Shah Sahab, PLD 2023, Supreme Court, page 265। अब यहाँ पे इस केस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके पैरेलल दो केस लॉज हैं इंडियन जुरिस्डिक्शन से, ठीक है, जिसमें MS निहारिका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। अच्छा, इन केसेस का मुकाबला मैं पाकिस्तान की 2023 की जजमेंट से क्यों कर रहा हूं बताता हूं। हमारे यहां लॉयर्स 99.9% इंक्लूडिंग माई सेल्फ अंटिल आई रेड दिस जजमेंट एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो ये करते हैं कि आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि हमारी प्रैक्टिस लाहौर में, तो आप क्वैशमेंट की पिटिशन फाइल करते थे 561A CRPC इनहेरेंट पावर्स, और इसका पैरेलल सेक्शन ओल्ड इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर में 482 CRPC है, जी ठीक है, जो कि इसको डील करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट को देखें और निहारिका वाला केस या भजन लाल वाला केस को देखें तो उन्होंने एक चीज बात बताई है कि आप क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए, क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग और चीज है, क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए यू कैन नॉट रिलाई अपॉन 561A, और उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और यहां पे अगर आपको क्वैशमेंट ऑफ FIR के अंदर जाना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहिए, ठीक। और पाकिस्तान के लॉ की बात करें तो आर्टिकल 191 सब आर्टिकल 1 क्लॉज A सब क्लॉज 2 के अंदर, और इसी तरह अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर जो उनका आर्टिकल है आर्टिकल 226। सो ये दो पैरेलल मैकेनिज्म है, और उसकी रीजनिंग देते हैं इसी PLD 2023 वाली जजमेंट के अंदर मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि एक
एक रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने उसमें एफआईआर को क्वैश किया और उसके बाद लीव टू अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उसके अंदर 2 मिसलिनियस एप्लीकेशंस लगी हुई थी 561 एक। अपनी जजमेंट को स्टार्ट करते ही मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये 561 ए मेंटेनेबल नहीं है, और वो रिलाय करते हैं द वेरी फेमस जजमेंट ऑफ शहनाज बेगम केस ऑफ 1971, सुप्रीम कोर्ट पेज 577, शहनाज बेगम केस के ऊपर, कि उसके अंदर 5 मेंबर बेंच इस बात को ऑलरेडी होल्ड कर चुका हुआ है कि आपने 561 ए के अंदर नहीं आना, द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड, जो मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बताया। उसके साथ साथ दूसरा एक केस उसी जजमेंट के अंदर जो मंसूर अली शाह साहब की लिखी हुई जजमेंट है, दैट साइटेशन में 2011 SCMR 181 थी, शेर अफगन केस के अंदर उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया। सो पहली बात तो ये है जो हम गलती करते हैं कि आपने 561 ए के अंदर या सीआरपीसी जो इंडियन सीआरपीसी है उसके ओल्ड सीआरपीसी के 482 के अंदर नहीं जाना। द ओनली मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इज अंडर आर्टिकल 199। अच्छा, यहां सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है विशाल कि आप किसी एफआईआर की क्वैशमेंट मांगते क्यों? फॉर इंस्टेंस, या और आई कैन से कि जी व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द क्वैशमेंट ऑफ द एफआईआर। अगर जजमेंट्स को आप देखें रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स की इंडियन जुरिस्डिक्शन से, जो मैंने 2 निहारिका केस और भजन लाल केस की बात की है, फिर मैंने जो आपके सामने मंसूर अली शाह साहब की बात की है, इस केस की जजमेंट की बात की है, एक्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो ग्राउंड्स जो अवेलेबल है इंडियन जुरिस्डिक्शन से देख लें, पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन से देख लें, दे आर सेम। और वो क्या है? फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं सबसे पहली बात कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है। और अगर आप पाकिस्तानी जूरिस्प्रूडेंस को उठाएंगे क्वैशमेंट की, तो ज्यादातर आपको एफआईआर्स मिलेंगी जो क्वैशमेंट के लॉ को डील करी है। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर उसके बाद 409 इसमें आ जाता है, और फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बहुत सारे केसेस आए थे, तो उनको एवेल्युएट करते हुए, जिसके अंदर सबसे फेमस अगर आप रीसेंट पास के अंदर देखें तो शेख रशीद वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस जहांगीरी साहब का बहुत कमाल का फैसला है, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल डिस्कशन की जी। तो पहला ग्राउंड आपकी क्वैशमेंट का ये होगा कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। और मैं आपकी ऑडियंस के लिए इसको जरा ओवर सिंप्लीफाई करता हूं कि लॉ ताजीरात पाकिस्तान के अंदर कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है क्या जी? अमानत में खयानत, जहां आपने कोई प्रॉपर्टी इंट्रस्ट की और जब उस इंट्रस्टमेंट के कॉन्सिक्वेंस के अंदर आपने वापस मांगी तो वो बंदा देने से इनकार हो गया, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आसिफ सईद खान खोसा साहब की 2007 की जजमेंट है, वही अभी तक अपहेल्ड होती हुई आ रही। जहां कहीं भी अगर आपने एफआईआर के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलेज कर दिया तो 406 कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। अच्छा, तो पहली ग्राउंड तो ये होगी कि जहां कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ना होता हो तो आपके पास क्वैशमेंट की रेमेडी अवेलेबल है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है टाइम बाउंड है। वो किस वजह से टाइम बाउंड है आप जरा मुझे बाद में बताइएगा, मैं पहले ग्राउंड से आपको क्लियर कर दूं, देन आई विल कम टू दैट। दूसरा, सुगरा बीबी केस आने के बाद एक वकूए की सिर्फ एक मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती, और इस प्रोपोजिशन को जहांगीरी साहब ने शेख रशीद साहब वाले केस के अंदर डिस्कस किया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशन लाहौर में भी आपने लगा दिए, कराची में भी लगा दिए, इस्लामाबाद में भी लगा दिए, बलूचिस्तान में भी लगा दिए, और हर जगह मल्टीपल एफआईआर आपने करवा दी। तो उस सिनेरियो के अंदर एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। सो फर्स्ट ग्राउंड इज जहां ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, सेकंड ग्राउंड इज जहां पे सेम ऑफेंस की मल्टीपल एफआईआर हो जाए। और सुगरा बीबी केस को जो फौजदारी वकालत करते हैं उनको बेहतर पता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट। तीसरा सिनेरियो, जहां अथॉरिटी ने मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर को यूज करते हुए एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कन्वर्ट करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो उस सिनेरियो के अंदर भी एफआईआर इज लायबल टू बी क्वैश्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आप निहारिका केस को देखें, भजन लाल केस को देखें, तो वहां पे उनकी जो ग्राउंड्स, जो रेशियो डिसाइड किया गया ना, वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि जी जहां पे डेफिशिएंट एविडेंस होगी तो वहां पे भी एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन ये कहती है जहां पे कुछ भी
आपके पास एविडेंस अवेलेबल है, बेशक एक चूंटी के वो जिसे कहते हैं ना रेत के दाने के बराबर भी अवेलेबल है, तो फिर ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाती है। और जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आती है तो उस सिनेरियो के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, और इस वजह से ये लेट इट बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू कंडक्ट द एविडेंस, और उसके बाद जाके फिर आप डिसाइड हो, तो अमूमन क्वैश नहीं करते। तो और इन्हीं जजमेंट्स को देखें, निहारिका केस को, मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट को, वो कहते हैं कि ये जो पावर्स है ना क्वैशमेंट की, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज करनी चाहिए, जहां पे कोर्ट से रिक्वायर करती हो इंटरफेरेंस। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है ना आप एफआईआर, मैं आपको अभी रिसेंट जो हम ऑलरेडी एक केस कंडक्ट कर रहे हैं उसी के सिनेरियो में आपको बता दूं कि एक बंदा एक एफआईआर के अंदर अलेज करता है कि जी मैंने विशाल साहब को 10 करोड़ पे उधार दिए थे, अब उधार दिए थे, इंटरेस्टमेंट नहीं की थी, उधार दिए थे, और उधार देने के बाद जब मैंने इससे मांगा तो यह मुझे वापस नहीं दे रहा, तो मैंने जो उसको पैसे दिए थे मेरे पास विटनेसेस मौजूद हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और चूंकि इसका बिजनेस था किसी और मुल्क के अंदर, तो उस बिजनेस की रोशनी के अंदर इसने कहा था कि वहां से जो प्रॉफिट होगा फिर मैं तुम्हारे पैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन अलेज कर दी। बंदा अरेस्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एफआईआर कैंसिल कर दी जाती है। याद रखिएगा क्वैशमेंट से ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज। जो 4 साल बाद वही बंदा एफआईए के पास जाता है, कंप्लेनेंट चेंज होता है, यानी अब भाई आ गया कंप्लेनेंट, और वो आके कहता है जी मेरा और इनका कारोबारी रिलेशनशिप था, जिस वजह से मैंने जो है वो इसको यहाँ से पैसे वो सामान भेजा जिसके अगेंस्ट इतने मुझे इसने पैसे भेजने थे, और उसके अंदर जो रसीदें लगाती है उसमें कंसीलमेंट वगैरह करके वो एफआईए जो है उसके अंदर सेक्शन 406 के साथ 22 का इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस लगा के पर्चा दर्ज कर। नाउ दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्वैशमेंट। तो ये एक जहां पे मिसयूज एब्यूज ऑफ अथॉरिटी होगी। सो इन जजमेंट्स की रोशनी के अंदर अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग, क्योंकि ये बहुत एक स्लिप शॉट मैनर है। जब आप वकालत कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर आके पार्टी नहीं आपको कहती सर क्वैशमेंट फाइल करो, क्वैशमेंट फाइल करो, वो तो अच्छा हम लोग एज अ लॉयर, क्योंकि लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट को सही तरीके से गाइड करे, और हम लोग अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में इस काबिल जरूर होते हैं कि इस क्वैशमेंट का रिजल्ट क्या निकल सकता है। सो अगर आप समझते हैं कि उसमें मैटर एविडेंस से रिलेटेड है और ये सारी चीजें, तो उन सिनेरियो के अंदर क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हैं और उसके ऊपर कोई एक मैरिटोरियस डिसीजन आ जाता है तो वो लोअर कोर्ट को व्हेन इट कम्स टू कंडक्टिंग अ ट्रायल उसके माइंड को प्रेजुडिस जरूर करता है। ऑल्दो जजेस अपने इन फैसलों में चाहे बेल ऑर्डर्स हों, चाहे इस तरह की मिसलिनियस एंसिलरी लिटिगेशन हो, उसमें लिख देते हैं जी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रेजुडिस नहीं होगा, बट होता है। क्योंकि अगर आप जिस पार्टी की तरफ से हैं, फर्ज करें मैं अगर मुद्दई हूंगा तो मैं आर्गुमेंट सबसे बड़ा लूंगा आगे, सर ये बेल सुप्रीम कोर्ट तक गई है, उन्होंने खारिज कर दी है, क्वैशमेंट फाइल की वो खारिज कर दी, तो ये चीजें प्रेजुडिस जरूर करती हैं। सो इस वजह से दैट इज वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सर हमने ये भी देखा है कि हम यूजुअली जब अमूमन जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारी, जब हम अपने केस का वेट कर रहे होते हैं तो क्वैशमेंट की पिटिशंस आती हैं, और हमारे बहुत ही जो माशाल्लाह काबिल फौजदारी जजेस हैं वो तो फौरन उसको कहते हैं 249 है या 265 के का रूट इस्तेमाल करो, यहाँ पे आना नहीं बनता आपका। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विशाल, और इसका जवाब भी मैं आपको केस लॉ की रोशनी में दूंगा। 2020 PCRLJ लाहौर 1201 ठीक है, ये जजमेंट ये कहती है कि द मोमेंट चालान इज सबमिटेड, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 इज सबमिटेड, क्वैशमेंट नहीं होगी। अच्छा, जो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपने याद कराना, ये टाइम बाउंड है, वो टाइम बाउंड ये है। और यहां पे पुलिस चालाकी क्या करती है, यानी जो समझदार तफ्तीशी होगा ना, जब उसको नोटिस मिलेगा ना हाईकोर्ट से कि मियां अली ने क्वैशमेंट फाइल की हुई है, चालान जमा करो, उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना कि मैं चालान जमा करवाऊं, क्योंकि प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पे एडिशनल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आके सिंपल एक लाइनर कहता है सर चालान इज सबमिटेड। नाउ व्हेन चालान इज सबमिटेड यू हैव अल्टरनेट एफिकेशियस स्पीडी रेमेडी इन शेप ऑफ 249A 265K, जिसकी वजह से आप
उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, आपकी क्वैशमेंट इनफ्रक्चस हो जाती है, देन यू हैव टू गो बैक टू दैट। सो इसलिए टाइम बाउंड होता है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहां ये काम जो मैंने आपको बताया ये 173 से ऑपरेट होता है, और इंडिया के अंदर चार्जशीट फाइल होती है। जब चार्जशीट फाइल हो गई तो उस सिनेरियो के अंदर देन यू हैव अल्टरनेट रेमेडी, क्वैशमेंट नहीं होती। तो सर ये बताइएगा कि हमारे 173 सीआरपीसी के अंदर कहते हैं कि 15 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी मुकदमे में होती है। एक कच्चा चालान इंटरिम रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है, क्या वो इंटरिम रिपोर्ट भी इसको बाउंड कर देगी टू द एक्सटेंट कि क्वैशमेंट नहीं बनेगी, या सिर्फ पक्का चालान आएगा तो क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग? यार ये मुझ जैसे नलायक वकीलों ने ये टर्मिनोलॉजी निकाली हुई है, कच्चा चालान और पक्का चालान। देयर इज अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 170। बिल्कुल ठीक। इफ नामुकम्मल चालान इंटरिम रिपोर्ट इज फाइल्ड, यस इट इज बाउंड, तभी हम क्वैशमेंट, देन नो क्वैशमेंट, बिकॉज तफ्तीशी ने इन्वेस्टिगेशन की, there must be some material evidence, irrespective of the fact that material evidence is reliable or not, but there is evidence. और ये जो मैंने आपके सामने जजमेंट कोर्ट की 2020 PCRL लाहौर 1201, वो कहती है कि now the matter becomes factual controversy that requires the recording of the evidence. Since the matter requires the recording of the evidence, no quashment should be entertained. और इसी को मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है, उस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने इस चीज को होल्ड किया हुआ है कि आप जो है वो अल्टरनेट रेमेडी आपकी जनरेट हो जाए, देन यू हैव टू अप्रोच दैट कोर्ट। सर इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी पूछना चाहते होंगे, वो ये है कि चालान सबमिट हो गया, बट देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द ग्राउंड्स दैट हैज बीन गिवन बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो उन्होंने अपनी जज ने बता दी। एक सुगरा बीबी केस हो सकता है या कोई भी अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, क्या तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी हुई है। अच्छा, ये जूरिस्प्रूडेंस मैं जो आपसे बात कर रहा हूं एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स की रोशनी में कर रहा हूं। हैड इट बीन 1970s 80s, तो जिस वजह से मैंने कहा चेंज हुआ है, तब क्वैश होती थी एफआईआर्स, बिल्कुल क्वैश होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गई हुई है, क्योंकि देखो बात सुनो, अगर आपके ऐसे एलिगेशंस हैं जिससे मटीरियल राइट्स ऑफ द कंप्लेनेंट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, और उसके ऊपर तफ्तीशी ने तफ्तीश की हुई है, इन्वेस्टिगेट किया, had there not been any material evidence, he would have filed the cancellation of the FIR. So now the challan is submitted, you have to appear before the court. अच्छा, ये पोजीशन मैंने आपको बताई है 2023 की रोशनी के केसेस के अंदर, 2020 के केसेस की रोशनी के अंदर, 2011 का SCMR। अगर आप पीछे जाएंगे यू विल फाइंड मेनी जजमेंट्स जहां पे अलाउ करते थे। तो अगर कोई सियाना तफ्तीशी हो, सबसे पहले चालान जमा ही है, जो असल खुरगे किस्म के तफ्तीशी हैं, वो जैसी क्वैशमेंट फाइल होती है उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है इसमें चालान जमा करना। आप हाई कोर्ट में पेश होते हो, हर असिस्टेंट और एडिशनल आके क्या कहता है, क्वैशमेंट से चालान सबमिट। इसीलिए मैंने कहा ये टाइम बाउंड है, और यहाँ पे जितनी फुर्ती और तेजी वकील को दिखानी चाहिए इस सारे मैकेनिज्म को, तो उसको दिखाने के अंदर ही आपका रिलीफ सस्टेनेबल और मेंटेनेबल हो सकता है। तो आई सपोज कि अगर कोई क्लाइंट ये भी चाहता है कि मेरी एफआईआर क्वैश होनी चाहिए या बड़ी इमटेरियल किस्म की एफआईआर है, तो रादर देन गोइंग टू एनी अदर रेमेडी ही शुड फर्स्ट एंड इमीडिएटली गो टू अ लॉयर टू फाइल द क्वैशमेंट। अच्छा, दूसरा एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट का मुझे पता है, हमारी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, अगर पर्चा दर्ज हो गया और उसके अंदर आपने प्री रेस्ट बेल नहीं करवाई, यू कैन नॉट फाइल। अच्छा, ये यस, नाउ दिस इज अ प्रोसीजरल थिंग। अगर आप कानून की बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की बात करेंगे, तो आई डोंट फाइंड एनी एम्बार्गो अप्रोचिंग टू द डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। बल्कि विशाल, आपको याद होगा हमने अभी पेशावर हाई कोर्ट का एक केस किया,
वही मैं उसी पे आने लगा था कि उसमें तो हमें ये रिलीफ अच्छा अगेन मैंने कहा ना कि इट वेरीज प्रोविंस टू प्रोविंस। उस केस के अंदर हमने क्या किया था, पेशावर हाई कोर्ट से हमने जब क्वैशमेंट की पिटिशन फाइल की तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बेल भी देता हूँ, और इसके साथ साथ पुलिस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने अरेस्ट नहीं करना इसको। बट अल्टीमेटली वो क्वैशमेंट जो थी वो डिसमिस हुई, लेकिन डिसमिस हुई बिकॉज द चलान वाज सबमिटेड बट दैट वाज द थिंग कि वहां पे हाई कोर्ट नहीं हो, लाहौर में नहीं हो सकता। वो प्रोटेक्टिव बेल करवा के पेशावर गए, क्वैशमेंट फाइल के, क्वैशमेंट में प्री अरेस्ट से पहले उन्होंने कोर्ट ने उनको कह दिया कि इनको अरेस्ट नहीं करना, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं है। और कई दफा क्लाइंट इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ पे तो बताना चाहिए कि प्रोसीजरल चीजें हैं, कुछ कोर्ट्स के एसओपीज होते हैं। उसके अलावा भी विशाल, यू आर अ लॉयर, you know what really works for the case. Yes. You know the gimmicks, you know what is the procedural practices. I would rather say customary procedural practices within the high courts. बल्कि यहाँ पे बड़ी फेमस, कल मैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो केस चल रहा था, ये लाइव टेलीकास्ट, नो इट वाजंट अ लाइव टेलीकास्ट, रिगार्डिंग ये इलेक्शन कमीशन वाला वो जो बेंचेस वाला प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने रिमार्क दिए उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन को कि आप किस तरह रिफ्यूज कर सकते हैं चीफ जस्टिस के नामों को। अगर मेरे पास आप लोगों ने, मैंने तो जो 3 नाम भेजे थे आपने वो एक्सेप्ट कर लिए, अगर मुझे आप लोग रिफ्यूज करते ना फिर मैं आपको बताता क्या होता है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये आपको पता होना चाहिए हाउ थिंग्स वर्क इन अ रिस्पेक्टिव कोर्ट्स, क्योंकि नो द जज एंड नो द प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अभी आपने बताया था कि हमने इसकी जो रेमेडी एक्वेशमेंट की वो अंडर आर्टिकल 199 में जाना। अब हम चूंकि रेगुलरली देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर 561 के अंदर ये अमूमन फाइल की जाती है, तो अगर मैं अपनी हमारी जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिस है, उसके साथ मैं इस जजमेंट की रोशनी में 199 रेड विद 561A करूं तो वुड दैट बी एन इफेक्टिव वे टू गो अबाउट इट? अच्छा, पहली बात, अगर आप मंसूर अली शाह साहब की 2023 की जजमेंट को देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि पहली बात है कि 561A लाई करेगा जुडिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड, उनको आप एवेल्युएट करेंगे अंडर आर्टिकल 500 अंडर सेक्शन 561A। मंसूर अली शाह साहब ही अपनी जजमेंट के अंदर एक केस लॉ का रेफरेंस देते हैं, दैट इज उलास खान वर्सेस नैब। जस्टिस मशीर आलम वाज द ऑथर ऑफ दैट जजमेंट, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 40। इस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि समटाइम्स आप 199 के साथ 561 लिख देते हैं तो आपकी 7 मिस्टेक हो सकती है, या आपने लिख भी दिया है तो दैट डज नॉट अमाउंट टू और पुट एनी इफेक्ट ऑन आर्टिकल 199। सो वो आपने लिख भी दिया है तो वो, ऑल्दो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू राइट इट, लेकिन ये पावर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 199(1), क्योंकि अगर उसके लिए जरूरी है, अगर मैं 2-3 लफ्ज आपके लिए आर्टिकल 199(1) इसकी क्लॉज 2 के पढ़ दूं, वो कहते हैं डिक्लेयरिंग दैट एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. So in quashment you make that FIR is of no legal effect, whereas 561 या 228 इंडिया का देखें तो वो सब्सटैंटिव जस्टिस की बात करता है। सो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में। अच्छा सर, अगर हम देखें कैंसिलेशन, डिस्चार्ज और क्वैशमेंट, तो इनकी दर्जाबंदी मियां अली साहब किस तरीके से करेंगे? यार देखो, आई एम जस्ट अ हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं, डिस्चार्ज की जो पावर्स हैं वो सेक्शन 63 उसको डील करता है। फिर उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ FIR का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर वो तफ्तीशी अखराज रिपोर्ट बनाता है, और वो तकरीबन 8-9 सेक्शन हैं जो उसको डील करते हैं। एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, एग्री बाय द मैजिस्ट्रेट, और वो एग्री डिसएग्री जब करेगा उसकी एक अलग डिफरेंट साइंस है। और देन यू हैव अ क्वैशमेंट एंड मस्ट ऑलवेज फाइल अंडर आर्टिकल 199, नॉट अंडर सेक्शन 561A। दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, PLD 2023, Supreme Court, page 265, authored by His Lordship Mr. Justice Mansoor Ali Shah Sahab. Thank you so much.